एक शेर है कि आंखों में रहा दिल में उतरकर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर समंदर नहीं देखा। पत्थर कहता है मुझे मेरा चाहने वाला, पत्थर कहता है मुझे मेरा चाहने वाला, मैं मौन हूं मुझे छूकर नहीं देखा। आइए दोस्तों, आज की क्लास बच्चों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैंने तुमको पिछली क्लास में तुमको बताया है कि किस प्रकार अंग्रेजों का आगमन बंगाल में हुआ और प्लासी की लड़ाई से लेकर 1757 की प्लासी की लड़ाई से लेकर 1765 की इलाहाबाद की संधि तक किस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल को प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करने का प्रयास किया। लेकिन अभी भी कुछ खामियां उन लोगों के शासन में दिखती है, जिसमें से एक है द्वैध शासन। अगर तुमको बंगाल को कंट्रोल करना ही है तो तुमने द्वैध शासन क्यों लगाया? द्वैध शासन का मतलब है कि प्रत्यक्ष रूप से नवाब शासन कर रहा है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा उसके पीछे, नवाब के पीछे खड़ा होकर जो काम करा रहा था वो कौन थे? अंग्रेज थे। जनता को दिख रहा था बंगाल में कि हमारा शासक, हमारा राजा कौन है, तो जनता को लग रहा था कि हमारा शासक, हमारा राजा अंग्रेज है। लेकिन वास्तव में बंगाल में जो सत्ता संभाले हुआ था, जो बंगाल का जो प्रशासन को, बंगाल का जो राजस्व को नियंत्रित किया हुआ था, वह कौन था? अंग्रेज। वो कौन था? कंपनी था। तो आज हम देखेंगे इस क्लास में कि द्वैध शासन, द्वैध शासन का मतलब होता है कि जनता ने जिसको देख रहा है, एक तो जनता जो देख रहा है उस वह शासक जिस नवाब, और दूसरा उसके पीछे जो बैठा हुआ है, जो अपने उस शासक को अपने हिसाब से उंगली से नचा रहा है, वो दूसरा शासक। इसको कहते हैं द्वैध शासक। मतलब एक राज्य में दो शासक, एक तो जनता के समक्ष है और दूसरा उसके बैकग्राउंड में, उसके पीछे खड़ा है पहाड़ बन के कि हमारे हिसाब से तुम काम करोगे। तो पहाड़ बन के बंगाल में कौन खड़ा हो गया था? कंपनी। और चूहिया, पहाड़ के सामने चूहिया बन के कौन खड़ा हुआ था और बैठा हुआ था? नवाब। क्योंकि नवाब के पास अब शक्ति नहीं रह गई थी। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने स्पष्ट कर दिया था कि यहां तक बंगाल ही नहीं, जो मुगल एम्पायर है, मुगल सत्ता है, शाह आलम द्वितीय की सेना भी आज बंगाल में कंपनी के सामने घुटना टेक दी थी। अब कंपनी के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इलाहाबाद की संधि में मैंने तुमको कल की क्लास में पढ़ाया है कि किस प्रकार कंपनी ने बंगाल को नियंत्रित करने का प्रयास किया। आज की क्लास में हम द्वैध शासन को देखेंगे। द्वैध शासन बंगाल में जब रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की, इलाहाबाद के संधि के थ्रू बंगाल में जब द्वैध शासन की शुरुआत होता है 1765 में, 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत होता है। और द्वैध शासन की शुरुआत के साथ 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत होता है और द्वैध शासन की शुरुआत के साथ बंगाल का शोषण की शुरुआत होता है। हमारे देश में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण की शुरुआत होता है। देखो, ये हो गया द्वैध शासन। लेकिन 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। आखिर अंग्रेजों ने लगभग मुश्किल से 7 साल के अंदर ही द्वैध शासन को क्यों समाप्त किया और बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से आकर क्यों खड़े हो गए कि नहीं, अब किसी नवाब की जरूरत नहीं है, अब किसी मुगल एम्पायर के नुमाइंदा, मुगल एम्पायर का प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है, अब शासन तो हम ही करेंगे। आखिर क्या बात थी, वो कौन सी बात थी जो बात के लिए मुगल एम्पायर नतमस्तक हुआ और अंग्रेज बंगाल को कंट्रोल कर लिए? द्वैध शासन की समाप्ति। देखो, जब द्वैध शासन लागू हुआ तो द्वैध शासन में 2 भाग थे द्वैध शासन का। एक था दीवानी अधिकार, एक था निजामत अधिकार। देखो, दीवानी अधिकार था पैसा रुपया को मामला जो दिख रहा था। दीवानी मतलब तुम लोग अलग दीवानी मत समझ लेना, दीवानी मैं दीवानी, वो दीवानी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां दीवानी की बात कर रहा हूं। दीवानी का मतलब होता है एक, जैसे दीवानी अदालत होती है, दीवानी अदालत होता है, एक फौजदारी अदालत होता है। अगर तुमने लॉ की पढ़ाई की होगी, अगर तुमने सिविल की पढ़ाई की होगी, अगर लॉ के बारे में, अगर कानून के बारे में तुमको पता होगा, तो तुमको पता होगा कि एक दीवानी मामला होता है, एक फौजदारी मामला होता है। सेम वही दीवानी में क्या क्या आता है? दीवानी में विवाह का मामला आता है, तलाक का मामला आता है, धन दौलत के बंटवारा का मामला आता है, जमीन बंटवारा का मामला आता है। लेकिन फौजदारी मामला में जाते हैं तो अगर हम फौजदारी अदालत में जाते हैं, फौजदारी मामला में जाते हैं, तो वहां पर तुमको क्या मिलता है? वहां पर मर्डर का केस आता है, चोरी का केस आता है, रेप का केस आता है, तमाम तरीके के जो गैर कानूनी है, जो आपराधिक मामले हैं, उनका केस वहां पे देखा जाता है। इसी प्रकार बंगाल में एक दीवानी, बंगाल का द्वैध शासन की शुरुआत होती है। शासन 2 भागों में बढ़ जाता है। एक को कहते हैं हम दीवानी, क्या कहते हैं? एक को कहते हैं दीवानी मामला। क्या कहते हैं? दीवानी मामला। और दीवानी जो मामला था, इसका कंट्रोल, इसका नियंत्रण किसके पास था? नवाब के पास था। किसके पास था? नवाब। इसका देखरेख कौन कर रहा था? नवाब कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ देखो, नवाब साहब यहाँ पे है नवाब साहब।
ये हो गया नवाब साहब। अब देखो एक मामला था दीवानी, इसका नियंत्रण नवाब कर रहे थे, लेकिन दूसरी मामला था, इसको कहते हैं निजामत। दूसरा मामला था उसको कहते हैं निजामत। ये जो निजामत मामला है, निजामत में क्या, निजामत में था देखो दीवानी, अरे बाई मिस्टेक मैंने दीवानी मामला राजा साहब के पास नहीं था। देखो दीवानी मामला पैसा रुपए का मामला है ना, ये कहां से मुगल एम्पायर के राजा साहब नवाब साहब आ गए। दीवानी मामला ये नवाब के पास नहीं था, नवाब के पास नहीं था, ये कहां था, दीवानी मामला अंग्रेजों के पास था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके पास था। गवर्नर, बंगाल के गवर्नर के पास था, ध्यान देना। लेकिन वही जो मामला था, निजामत मामला था, वो नवाब के पास था, नवाब साहब के पास था। तो निजामत में देखो जो दीवानी मामला था वो राजस्व वसूली का मामला था, दीवानी प्रशासन का मामला था, और जो निजामत मामला था ये नवाब की कानून व्यवस्था और आपराधिक प्रशासन को नियंत्रित करने का मामला था, नवाब के पास था। नवाब साहब देख रहे थे। और कंपनी के पास वास्तविक आर्थिक शक्ति थी, क्योंकि अब बंगाल में जितनी धन दौलत, बंगाल में जो किसानों से जो राजस्व टैक्सेशन हो रहा था, वसूला जा रहा था, वो किसके पास जा रहा था, सीधे जा रहा था अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों को पैसा से मतलब था, इनको पैसा लेकर व्यापार करना था। इनका पहले से ही टारगेट था कि बंगाल को कैसे नियंत्रित करें, क्योंकि बंगाल में इनकी एशिया के व्यापार का लगभग 60% व्यापारी बंगाल से ही करते थे। बंगाल से मसाला खरीद के ले जाते थे, बंगाल से विभिन्न प्रकार के रेशम से बनी हुई वस्तुएं खरीद के ले जाते थे, सूती कपड़ा का व्यापार इनका बंगाल से था। बहुत सारे कढ़ाई नुमा जो कपड़ों पे जो कढ़ाई की जाती है, वैसी जो कलाकृतियां और कपड़े यहाँ से खरीद के ले जाते थे। मलमल हो गया, तमाम चीजें हो गई, तो इनको वहां से यूरोप से पैसा लाकर बंगाल देना होता था। अगर यूरोप से पैसे आभूषण लाकर बंगाल में सोना चांदी हीरा जवाहरात अपने घर से लाते थे, यहाँ बंगाल के दुकानदारों को देकर यहाँ से सामान खरीद कर, मसाला खरीद कर ले जाकर यूरोप में बेचते थे। लेकिन इनका था कि अब पैसा बंगाल को कंट्रोल कर लिया, तो पैसा का सोर्स बंगाल ही हो गया। तो सबसे पहले इनको अपने व्यापार के लिए बाहर से पैसे लाने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने कानून व्यवस्था, इन्होंने राजस्व वसूली का अधिकार ले लिया और दीवानी प्रशासन का अधिकार ले। मैंने तुमको कल की क्लास में बताया था, बिहार, उड़ीसा और बंगाल 3 जगह का राजस्व का अधिकार शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे इनको दे दिया था। देखो अब कंपनी के पास वास्तविक आर्थिक शक्ति थी और नवाब के पास अब औपचारिक शक्ति थी, नवाब के पास कुछ नहीं बचा हुआ था। तो इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत तो हो गई, एक दीवानी अधिकार, एक निजामत अधिकार। लेकिन बहुत सारी चीजें में हर चीज कोई परफेक्ट नहीं होता है, खामियां तो भरपूर होती है। जैसे ही द्वैध शासन की शुरुआत होता है, वैसे ही द्वैध शासन की शुरुआत, वैसे इसमें खामियां दिखने लगती है। क्योंकि अब जो राजा है, अब राजा की बात उसके नुमाइंदे नहीं मान रहे, राजा के बाद उसके नुमाइंदे मानने के लिए तैयार नहीं है, राजा के बाद उसके नुमाइंदे मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जो नवाब है, बंगाल का नवाब है, उसका बात भी अब कोई नहीं मान रहा। जो कंपनी के अधिकारी हैं वो भी उसके बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका था कि अब तो नवाब हमारे इशारे पर चलेगा। ठीक है, नवाब के पास कुछ अधिकार दिया गया था, लेकिन वह अधिकार अब कंपनी के छोटे मोटे अधिकारी, कंपनी के छोटे मोटे कर्मचारी भी नवाब को इग्नोर करके चल रहे हैं। चलो हटाओ, तुम क्या हो हमारे सामने, तुम कुछ हो हमारे सामने, इस प्रकार की घटनाएं थी। देखो अधिकारों का विभाजन, ये तो तुमको नॉर्मल स्लाइड, इसमें ध्यान देना कि अधिकारों का विभाजन हुआ। अधिकार किसके पास थे, तो दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, निजामत अधिकार बंगाल के नवाब के पास। ये जो कंपनी के पास धन था, नवाब के पास सिर्फ जिम्मेदारी थी। कंपनी ने बंगाल में, देखो बंगाल में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार, बिहार में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार के लिए जो एक भारतीय अधिकारी को नियुक्त किया था कंपनी ने कहा कि देखो किसानों के पास जाकर उनसे टैक्सेशन करना, उनसे कर वसूलना, उनसे लगान लेना बहुत मुश्किल था कंपनी के लिए। तो उन्होंने भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति की। जैसे एक थे, उनका नाम था मोहम्मद रजा खां। बंगाल में इनको बनाया गया कि देखिए आप राजस्व अधिकारी हैं, आप जाएंगे राजस्व एकत्रित करेंगे। वहीं बिहार में सीताब राय थे, इनका नाम था, बिहार में अगर बिहार की बात करते हो तो बिहार में राजा सीताब राय को बिहार में बनाया गया कि प्रशासन एवं राजस्व संबंधित जिम्मेदारी आपको दी जाती है। और इस व्यवस्था के माध्यम से कंपनी ने पर्दे के पीछे से प्रशासन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। जो मोहम्मद रजा खां को नायब दीवान या नायब की निजाम के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी बंगाल में कि तुमको जाकर ऐसे काम करना है, पैसा वसूलना है, उसके हिसाब से काम करना है। तमाम चीजें थी, भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति तो हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे कोई भी चीज, देखो कंपनी का एक पक्ष हो गया, कंपनी कैसे वहां पे द्वैध शासन के थ्रू अपना अस्तित्व को बचाने का प्रयास किया, अपने आप को मजबूत करने का प्रयास किया।
लेकिन जो नवाब था तो नवाब की जो आर्थिक निर्भरता थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि नवाब के पास अपने पास तो कुछ पैसा था ही नहीं। नवाब की स्थिति की बात करते हैं तो कंपनी ने नवाब को निजामत के खर्च के लिए 53 लाख रुपए वार्षिक देने का बात की। कंपनी कहता है कि देखिए, मैं टैक्सेशन तो मैं कर रहा हूँ, पूरा धन संपदा एकत्रित मैं कर रहा हूँ, लेकिन चलो तुमको अगर प्रशासनिक कार्य करना है, तुमको पुलिस वगैरह रखना है, तुमको राज्य में शांति व्यवस्था बनाकर रखना है, तुमको अगर राज्य में न्याय प्रणाली को चलाना है तो तुमको पैसा तो चाहिए। तो अंग्रेज अधिकारी 53 लाख वार्षिक सालाना, एक साल में 53 लाख रुपया देना स्वीकार किया कि मैं तुमको एक साल में 53 लाख रुपया दे रहा हूं, जाओ ऐश करो। ऐसे नवाब को मिला। लेकिन नवाब के जो राजा था आज वो गुलाम बनते जा रहा है, जिसके पास सारा कंट्रोल था, पैसा उसके माध्यम से अन्य लोगों के बीच में वितरित होता था, बांटा जाता था कि इतना इसको दे दो, उतना इसको दे। आज कोई और आकर उसको पैसा दे रहा है, अब बोल रहा है कि तुम चलो, तुम्हारे लिए, तुम कंपनी के नवाब हो तो तुमको हम 53 लाख रुपए सालाना दे रहे हैं। नवाब की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर हो गई। दूसरी ओर कंपनी का आर्थिक प्रभाव लगातार बढ़ता गया और परिणाम स्वरूप नवाब कंपनी पर निर्भर होता चला गया। अब नवाब के पास क्या था? नवाब के पास जो राजा था आज वही आर्थिक रूप से अंग्रेजों पर डिपेंड हो गया, अंग्रेजों पर डिपेंड हो, उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। अब धीरे धीरे नवाब की स्थिति बहुत कमजोर होती जा रही थी। अब नवाब की स्थिति एक तरफ द्वैध शासन बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ नवाब की स्थिति भी कमजोर होती जा रही है। तो कंपनी को दिख रहा था कि जो नवाब, अब जनता को भी दिख रहा था कि जो नवाब पहले नवाब के सारे से सारे काम होते थे, लेकिन आज वो नवाब किसी और के अधीन काम कर रहा है। और द्वैध शासन के कुछ दोस्त, देखो किसी भी चीज को हटाने के लिए उसमें खामियां भी होती है, तो तुम खामी तो देख रहे हो ना कि नवाब की स्थिति कमजोर हो गई, अब कंपनी का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। लेकिन द्वैध शासन क्यों हटा? देखो, प्रशासनिक समस्याएं, उत्तराधिकार का अभाव, मतलब कंपनी के पास वास्तविक शक्ति थी लेकिन प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी किसके पास थी? उसके पास नहीं थी, नवाब के पास थी। वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी लेकिन जिम्मेवारी किसकी मुड़ी पर थोपी गई थी? नवाब की मुड़ी पर थोपी गई थी। ये क्या था? उत्तराधिकार का अभाव था, नवाब की कमजोरी थी। नवाब आर्थिक रूप से कमजोर होता गया, वह कंपनी के नियंत्रण से स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले सकता था। अब जो तुमको पैसा दे रहा है, जो तुम्हारा खर्च चला रहा है, उसके हिसाब से तुम काम करोगे। अब तुम स्वतंत्र नहीं हो, कंपनी के अंदर एक परितंत्र हो, एक बेड़ी में जकड़ चुके हो, बेड़ियों को गुलाम हो। अब तुम कैसे काम करोगे? अब नवाब के पास कुछ ऐसी शक्ति बची नहीं थी। अब इतना नहीं, मैं तुमको उसी टाइम से बता रहा हूँ, अब ऐसा हो गया था कि कंपनी के छोटे मोटे अधिकारी भी नवाब के कुछ सुनते ही नहीं थे। उनका जो मन, कंपनी के छोटे मोटे कर्मचारी भी नवाब की बातों को इग्नोर कर देते थे। ऐसी स्थिति बनी हुई थी, शोषण और अव्यवस्था भी थी। देखो, कंपनी के अधिकारियों की मनमानी, कंपनी के अधिकारियों ने नवाब के आदेशों की उपेक्षा करनी शुरू कर दी, कोई मतलब नहीं नवाब से। प्रशासन में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था बढ़ी, प्रशासन भ्रष्टाचार। अब किसानों का भी शोषण स्टार्ट हो गया। अब देखो, अंग्रेज अधिकारी किसी न किसी को नियुक्त करते थे कि जाओ तुम राजस्व एकत्रित करना है, तो अंग्रेजों का था कि मैं कैसे जाऊं एकत्रित करने। भारतीय जैसे सिताब राय, जैसे रजा खां, ऐसे लोगों को नियुक्त किया तुम राजस्व एकत्रित करो, लेकिन उनके अंदर भी भ्रष्टाचार स्टार्ट होने लगा। अगर अंग्रेजों ने कहा, सपोज अंग्रेजों ने कहा कि अगर तुमको 20%, मान लो 20% तुमको अगर राजस्व एकत्रित करना है, तो जो अधिकारी थे जिनको नियुक्त किया गया था वो किसानों का शोषण करना स्टार्ट कर, उनसे 30% एकत्रित करना स्टार्ट करते हैं, 30%। अंग्रेजों ने कहा कि 100 रुपया में तुम 20 रुपया लेकर आओ। तो जो कंपनी के अधिकारी थे और जो कंपनी ने जिसको नियुक्त किया था वो भारतीय ही सही, लेकिन क्या कहते थे? 100 रुपये में 30 रुपया लेकर आते थे, क्योंकि उनको भी चाहिए था। इस प्रकार शोषण के स्टार्ट, भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। अब देखते देखते राजस्व वसूली का दबाव बढ़ा और जमींदारों और कंपनी से जुड़े अधिकारियों द्वारा किसानों का शोषण किया गया। द्वैध शासन ने प्रशासन में जिम्मेदारी और शक्ति के बीच की असंतुलन पैदा कर दी, एक तरफ जिम्मेवारी, दूसरी तरफ शक्ति। अब अंग्रेजों को धीरे धीरे लगने लगा कि हमको बंगाल से कुछ ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार में बहुत सारे धन संपदा भ्रष्टाचार में जा रहे हैं। किसान ऐसे ही, अकाल की स्थिति पड़नी स्टार्ट हो गई थी बंगाल में। उस समय बहुत सारे अकाल पड़े बंगाल में, तमाम अकाल पड़े, लाखों लोग मरे। ऐसी स्थिति को देखते हुए अब कंपनी सोच रही थी क्या करें, कैसे इसको मैनेज करें, क्योंकि हमने तो द्वैध शासन लगाया था कि एक तरफ नवाब भी रहे, दूसरी तरफ हम भी रहें और हमारी आर्थिक हित भी पूरा होता रहे। लेकिन हमको मालूम नहीं था कि इतनी जल्दी और इतना बड़ा परिवर्तन बंगाल एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बंगाल में जो उस समय की स्थिति थी, उस समय की सिचुएशन था, उसके हिसाब से बंगाल को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाना कंपनी के बस की बात नहीं थी।
लोगों का विद्रोह के डर से कंपनी चाहती थी कि मैं अभी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल को नियंत्रित ना करूं, लेकिन धीरे धीरे बंगाल को देखकर, वहां के लोगों को देखकर कंपनी माइंडसेट बनाई कि नहीं, अब जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बाद में आता है, क्योंकि जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का बात करूंगा, जब 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट का बात करूंगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का बात करूंगा। अभी समझो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जो ब्रिटेन में था, वहां की कंपनी के डायरेक्टर, वहां से एक व्यक्ति को भेजा जाता है, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। 1772 ईस्वी की बात है। 1772 में वारेन हेस्टिंग को बोला भेजा जाता है और कहा जाता है वारेन हेस्टिंग्स को वहां की जो ब्रिटेन से इसको भेजा गया और कहा गया कि जाओ, पहली बात तुमको अब रेगुलेटिंग एक्ट लाना है। रेगुलेटिंग एक्ट 72 में आता है और 73 में क्या, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखो, बंगाल में 1772 में आता है और आने के बाद इसने क्या किया, सबसे पहले एक ही काम किया, द्वैध शासन को समाप्त करो। क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स को लगा कि नहीं, अब द्वैध शासन को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स 1772 में द्वैध शासन समाप्त कर दी और मोहम्मद राजा खां को कहा कि चलिए भाई, राजा खां सीट खाली कीजिए, वो सिताब राय हो, मोहम्मद राजा खां हो, सबको सीट खाली करवा दिया कि नहीं, आप लोगों की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। कंपनी ने बंगाल के प्रशासन और प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करे। कंपनी का कहना था कि देखो, तुम लोगों को नियुक्त करने, एक तरफ मैं नवाब रखा हूं, दूसरी तरफ हमारे अधिकारी हैं, लेकिन दोनों मिलकर भी बंगाल को चला नहीं रहे, बंगाल का शोषण बढ़ता जा रहा है। और कंपनी का था कि अगर मुझे 10 रुपया मिल रहा है, लेकिन किसानों से 50 रुपया लिया जा रहा है और 40 रुपया शोषण में जा रहा है, 40 रुपया भ्रष्टाचार में जा रहा है, इसके खिलाफ में हम काम करेंगे। और इसी कारण से जो था ना, इसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। बहुत ही समझदार, बहुत ही योग्य एक गवर्नर जनरल बनाया गया था इसको। बाद में बंगाल का गवर्नर बन के ही आया था, बाद में भारत का गवर्नर जनरल बना। इसको भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। किसने किया? तो द्वैध शासन को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसी को जाता है, वारेन हेस्टिंग्स हो जाता है। अब देखो 1772 के सुधार, इसने क्या किया? वारेन हेस्टिंग्स आता है, द्वैध शासन को समाप्त करता है। उसके बाद जो मुर्शिदाबाद और पटना में जो राजस्व की एक व्यवस्था थी, जिसे पटना में मुर्शिदाबाद में बनाया गया था राजस्व एकत्रित करने का द्वैध शासन के थ्रू, उसको खत्म किया। कहा कि नहीं, पुरानी राजस्व व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया। कहा कि नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और उसने कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना की, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। कहा? कोलकाता में। कहा कि नहीं, अब कोलकाता में एक राजस्व परिषद रहेगा, उसके माध्यम से राजस्व एकत्रित होगा, तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, वारेन हेस्टिंग्स कहता है। और राजस्व प्रशासन को बंगाल के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया और बंगाल के नवाब की प्रशासनिक भूमिका लगभग समाप्त कर दी। कहा कि नहीं, देखिए नवाब साहब, आपको मैंने रखा था नवाब के रूप में, लेकिन आपके नवाब रहने से कोई मतलब बनता नहीं है, फिर आप नवाब क्यों रहोगे? आप नवाब की गद्दी छोड़ दो, चलो अपने घर चलो। नवाब को हटा दिया। इस प्रकार बंगाल की बढ़ती हुई किसानों के शोषण को देखते हुए इसने एक कदम उठाया था। देखो, अब तुम लोगों को ज्यादा देखो, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू बंगाल में द्वैध शासन तुमको मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की शुरुआत की। ये तुम्हें प्रीलिम्स बीपीएससी का पेपर में देखोगे, अगर बीपीएससी की हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा कि रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, याद रखना। दीवानी मामला क्या था? निजामत का मामला क्या था? ध्यान रखना, दीवानी मामला कंपनी के पास था, निजामत मामला नवाब के पास था। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, कंपनी का प्रत्यक्ष प्रशासनिक पर नियंत्रण हो गया और 1773 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। एक एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट, इसको हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल। देखो, अब तुम लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन देख लो भाई, मेंस का क्वेश्चन देख लो बीपीएससी में। देख, सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, मेंस का क्वेश्चन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन, सारी चीजें तुमको देख कर चलना है। देखो, अब समझो, प्रश्न है कि बंगाल में द्वैध शासन की प्रकृति एवं उसकी कमियों की विवेचना कीजिए, इसके अंत के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। कितने वर्ड? 250 वर्ड, 250 शब्द में तुम लोग आंसर देना है। और तुमको क्या बताना है कि बंगाल में द्वैध शासन की प्रकृति क्या थी? प्रकृति का मतलब यही होता है कि द्वैध शासन किस रूप में था? एक दीवानी के रूप में था, एक निजामत के रूप में। दीवानी मामला कंपनी के पास था, निजामत मामला नवाब के पास था, ये होगी प्रकृति। आगे देखो, उसकी कमियां क्या थी? कमी गिनाओ, कमी बताओ कि कमी में क्या क्या था। तो एक तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, किसानों का शोषण बढ़ रहा था, नवाब की स्थिति दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी और प्रशासन का पूरी जिम्मेवारी नवाब के ऊपर था। लेकिन नवाब
के पास पैसे नहीं थे, नवाब उतना सक्षम नहीं था, योग्य नहीं था कि पूरे प्रशासन की जिम्मेवारी संभाल सके। अंग्रेजों को बस पैसे से मतलब था। सारी कमियां हैं। अंग्रेजों के अधिकारी अब नवाब की बातों को मानने से इनकार कर दिए थे। जब तुम नवाब की बात नहीं मान रहे हो तो फिर नवाब किस बात के? तमाम चीजें तुम बताना है। उसके बाद क्या? विवेचना कीजिए। तूने विवेचना तो कर दिया, इसके अंत में प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। अंत में वही है कारण। कारण क्या है? अब सरकार को लगा, ब्रिटिश की सरकार को लगा नहीं, अब बंगाल को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने का समय आ चुका है। इस प्रकार तुम लोगों को बताना है कि किस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट का चर्चा कर दो, वारन हेस्टिंग्स का चर्चा कर दो। तमाम चीजों के साथ तुम लोग अपना अच्छा आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हारे प्रीलिम्स का क्वेश्चन, जैसे बंगाल में द्वंद्व शासन को लागू किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। बंगाल में द्वंद्व शासन समाप्त किसने किया? वारन हेस्टिंग्स ने किया। बंगाल में द्वंद्व शासन कब लागू किया गया था? 1765 में। बंगाल में द्वंद्व शासन कब समाप्त किया? 1772 में। बंगाल में प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। तमाम चीजें हैं, तुम लोगों को याद करना है। मेंस का भी क्वेश्चन मैं तुमको करा रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि जो 73 बीपीएससी आने वाला है उससे पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा दो और इस प्रकार मैं तुम्हारा तैयारी को और बेहतर बना दूं कि तुम प्रीलिम्स के साथ मेंस में भी अच्छा आंसर लिख पाओ। मेरा टारगेट है कि तुम्हारा इतिहास, अगर तुम मुझसे इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास में ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए, ऐसा ना हो कि तुमको उसका आंसर पता ना हो। तुम आंसर तुम नहीं जान रहे हो, तुमको नहीं पता है, फिर भी तुम मैनिपुलेट करके प्रीलिम्स का आंसर भी निकाल लोगे, मेंस का आंसर भी तुम लिख लो। इतना मैं चाहता हूं तुम्हारा माइंड डेवलप। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में और फिर हम बात करेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहो। हम सारी चीजें, इतिहास की सारी चीजें हम पढ़ेंगे एक कहानी के वे में। एक तुमको लगेगा कि सर फिल्म चला रहे हैं, फिल्म KGF चैप्टर 2, KGF चैप्टर 2, 3 का इंतजार हो, करो यार इंतजार, देखो ध्यान दो। तो टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट है कि तुमको एक पिक्चर के भांति मैं पूरा इतिहास बताऊं, समझाऊं किस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स आता है, किस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव की इतिहास था, कैसे बंगाल में एक नए बंगाल की ओर बढ़ता है। भारत में एक बंगाल जो प्रांत था आज मुगल एम्पायर से, मुगल साम्राज्य के हाथों से निकल अंग्रेजों के हाथों में गया। और वहाँ पे अब हम अगली क्लास में और अगले तमाम चीज़ें देखेंगे किस प्रकार वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटेन का गवर्नमेंट कहता है कि नहीं, अगर तुम व्यापार कर रहे हो, व्यापार के साथ अगर भारत के जो प्रशासन को कंट्रोल कर रहे हो, राजनीति को कंट्रोल कर रहे हो, तो तुमको मैं कंट्रोल करूंगा। इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तमाम चीजें देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।